साथियों मैं आपको केमिस्ट्री के 100 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा पार्ट 1 होने वाला है। आने वाली क्लास में हम बहुत सारे प्रश्नों का हल करेंगे साथियों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है लिखना है साथियों। यहाँ पर जो लिखा है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, जो हम आपको बताएंगे समझाएंगे उस पर आपको केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है साथियों। केवल हमारे बातें को ध्यान से सुनिए। देखिए साथियों हमें पूछ रहा है क्या, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। तो देखिए पहले हमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष पता होना चाहिए। शॉर्टकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल, देखिए शॉर्टकी दोष होता है, मान के चलिए क्या है साथियों, ये क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल यहाँ पर इसके अवयवी कण है, ठीक है साथियों, इसके अवयवी कण इस तरह से इसके अवयवी कण है। तो मान के चलिए प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, ठीक है साथियों। इस तरह से उसके अवयवी कण आपस में क्या जुड़े रहते हैं एकदम संघनता से शॉर्टकी दोष में, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें प्लस और माइनस ये दोनों क्या होते हैं, समान संख्या में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब रिक्त हो जाते हैं, चाहे यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है साथियों। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस क्रिस्टल में से निकल के, मान के चलिए ये वाला क्या है, ये वाला प्लस, यहाँ से प्लस से माइनस क्या निकल के भागे, यही होता है शॉर्टकी दोष, ठीक है साथियों। और फ्रेंकल दोष क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंकेल का चाहे फ्रेंकल दोष क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखिए प्लस का आकार छोटा होता है, माइनस का आकार बड़ा होता है, ठीक है। प्लस का आकार छोटा, माइनस का आकार बड़ा, इस तरह से होता है। इसमें जो साथियों यहाँ पर जो प्लस रहता है, इनके बीच जो ये खाली स्थान बच रहा है, खाली स्थान मान के चलिए हम और चित्र बना दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा माइनस हो गया साथियों, यहाँ पर हम प्लस लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान बच रहा है ना, ये जो खाली स्थान बच रहा है इसी में आके ये प्लस क्या हो जाएगा, आके फंस जाएगा, इसी में आके यह फंस जाएगा। तो इसी को कह देते हैं हम लोग क्या, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। इसको हम क्या फ्रेंकेल दोष कह देते हैं, ठीक है साथियों, इसको हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। अब देखिए पहला तो आपको ये लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। पहले का गुण दूसरा का गुण यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंकल के लिए, कि इसमें जो कण जो होते हैं साथियों, माने धनायन जो होते हैं अंतरकाशीय स्थान पर जाकर फंस जाते हैं। दूसरा का आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा का आप शॉर्टकी दोष के लिए लिख सकते हैं कि इसमें प्लस का आता था माइनस, दोनों का आकार क्या साथियों क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस एवं माइनस, प्लस का आकार क्या होता है साथियों, छोटा होता है, और माइनस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये लिख दीजिएगा साथियों। और तीसरा का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, शॉर्टकी दोष में साथियों इसका घनत्व तो कम हो जाता है। घनत्व क्यों कम हो जाता है, तो इसमें से मान धनायन और ऋणायन निकल के भागिएगा, तो इसमें अब कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, यानी इसका घनत्व कम हो गया। इसमें साथियों घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, मैंने कहने का अर्थ है साथियों इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह तो जो कणवा है साथियों धनायन, वह तो इसी कण के अंदर, इसी क्रिस्टल के अंदर नु है, इसी क्रिस्टल के अंदर, इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बातें समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया आपके लिए, लिखा है हमने पहले लिखा है आपके लिए, जो सभी साथियों ये लिखा है मेरे द्वारा लिखा गया साथियों, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा एकदम फ्री में। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए यहाँ पर आप हम पहले लिखे हैं कि इस दोष में क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में रिक्त हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमने आपको बताया कैसे रिक्त हो जाते हैं। तो सार का इस दोष में धनायन अपने अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाश स्थान में जाकर फंस जाते हैं। ये आप फ्रेंकल के ले सकते हैं। शॉर्टकी के लिए दूसरा का क्या लिख सकते हैं, इसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों का आकार समान होता है, हमने बताया ना कैसे समान होता है, ठीक है। इसमें दूसरा का क्या लिख सकते हैं कि इसमें धनायन का आकार छोटा एवं ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ठीक है साथियों, लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हम आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा का क्या इसमें लिख सकते हैं कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कैसे कम होता है आपको पता चला ना, ये बिल्कुल इस दोष में के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है साथियों। समझ गए क्यों अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए साथियों अगला जो 2 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है साथियों। लिखा गया प्रश्न हमारा, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए कांच क्या होता है, तो आप देखे होंगे आपके घर में लगा होता है कांच, ठीक है। तो देखिए आप समझते हैं द्रव किसे कहते हैं, तो द्रव जिसमें बहने का गुण होता है, किसमें जा साथियों,
बहने का गुण होगा, क्या होता है हमारा, द्रव होता है। देखो ये बिल्कुल द्रव होता है। तो वही गुण जब कांच में पाया जाता है साथियों, जब कांच में द्रव का गुण हो जाता है, द्रव का गुण आ जाता है, तो उस कांच को साथियों अति शीतित द्रव कहा जाता है। अति शीतित द्रव कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है साथियों। अति शीतित द्रव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ गए, क्योंकि कांच में बहने का गुण आ गया। ऐसा साथियों आप कहिएगा कि सर हमें तो दिखाई देता ही नहीं बहने का गुण होता है। तो साथियों ये जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, इसलिए साथियों आपको देखने को नहीं मिलता आपके घर में जो कांच लगा है, ठीक है। समझिए कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इतना ही बातें आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए साथियों लिखा है हमने कि कांच में द्रव की तरह बहने की गुण होती है, इस कारण कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है। देखिए हमने जो आंसर लिखा है काफ़ी सिंपल भाषा में, काफ़ी सिंपल तरीका में कि आप आसानी से उसे याद कर सके, ठीक है साथियों। हम देखिए अगला जो प्रश्न है साथियों 3 नंबर, क्या हमसे प्रश्न पूछा गया उसको हम पढ़ते हैं। लिखा गया है साथियों समप्राशी घोल किसे कहा जाता है, ठीक है साथियों। समप्राशी घोल किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, हमें क्या बताना है, समप्राशी घोल, समप्राशी घोल चाहे समप्रसारी घोल कहा जाता है, ठीक है साथियों। समप्राशी घोल, तो देखिए यहाँ पर समप्राशी घोल क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर एक विलयन है, ठीक है, विलयन है, इसको हम विलयन है साथियों, यहाँ पर एक विलयन है, ठीक है, यहाँ पर एक विलयन है, ठीक है, 2 विलयन है, ठीक है, 2 विलयन है। इसका हम प्रसारणीय दाब को आप किससे सूचित किया जाता है, कहा जाता है प्रसारणीय दाब को पाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसके प्रसारणीय दाब को पाई 1 मान लेते हैं, इसके प्रसारणीय दाब को पाई 2 मान लेते हैं, ठीक है साथियों, पाई 2 मान लेते हैं। जब मान के चलिए इसका पाई 1 मतलब इसका प्रसारणीय दाब है, इसका प्रसारणीय दाब दोनों समान है, यानी पाई 1 बराबर क्या हो गया, पाई 2 हो गया। तो इन दोनों विलयनों को क्या करेंगे, इन दोनों विलयनों को हम कहेंगे समप्राशी विलयन, समप्राशी विलयन कहेंगे, चाहे समप्राशी घोल भी कहेंगे, ठीक है साथियों। समझ गए समप्राशी घोल क्या होता है, जैसे हम पाई 1 बराबर सूत्र होता है CRT, ठीक है साथियों, CRT, और पाई 2 बराबर सूत्र होता है CRT। यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर C1 होगा, यहाँ पर C2 होगा। ऐसा करने से C1 इक्वल क्या है C2, ये जो होता है साथियों C1 क्या होता है, तो मोलर सांद्रण होता है, मोलर सांद्रण यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मतलब समप्राशी विलयन का समान होता है, तो उसे आपको मारना होगा मोलर सांद्रण। उम्मीद करता हूँ कि आपको समप्राशी विलयन समझ में आ गया है। 2 विलयनों का जब प्रश्न जब समान हो जाएगा तो वो समप्राशी विलयन या घोल कहलाएगा। उसमें जो क्या होता है साथियों मोलर सांद्रण समान होता है, ये साथियों प्रसारणी दाब का सूत्र है, ठीक है, प्रसारणी दाब का सूत्र है। तो देखिए साथियों क्या लिखा गया है कि समप्राशी घोल किसे कहा जाता है। देखिए जब 2 घोलों का प्रसारणी दाब समान हो तो वे विलयन समप्राशी विलयन कहलाते हैं, ठीक है साथियों। इन दोनों विलयनों में मोलर सांद्रण भी समान होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में क्या लिख देना है, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं और क्या साथियों एवं नमक का विलयन। ये लाल रुधिर कणिकाएं जो नमक का विलयन होता है किसका उदाहरण है, तो आपको बता देना होगा समप्राशी घोल का उदाहरण, मतलब समप्राशी घोल का उदाहरण है मतलब पाई, इसका जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो हमारा प्रसारणी दाब होगा वह विलयन के मतलब नमक के जो विलयन है उसके प्रसारणी दाब के बराबर होगा, ठीक है साथियों, समझ गए। तो देखिए 4 नंबर क्या प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों, ठीक है। देखिए प्रश्न है साथियों कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखा, ठीक है साथियों, अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन में अंतर लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आदर्श विलयन, ठीक है साथियों, आदर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन, यहाँ पर देखिए अनादर्श विलयन, ठीक है, अनादर्श विलयन, चाहे घोल भी लिखा जाता है क्योंकि विलयन को हम घोल कह सकते हैं। तो देखिए आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहता है। और जो नहीं पालन करेगा, जो इसका पालन नहीं कर मतलब ये कहेगा तो हम राउल्ट नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, राउल्ट नियम का पालन नहीं करेंगे, वह हमारा क्या कहलाएगा साथियों, अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा का इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका जो साथियों इसका आयतन परिवर्तन यानी डेल्टा V जो मिक्सिंग होता है आयतन परिवर्तन इक्वल क्या होता है 0 होता है, और इसका जो आयतन परिवर्तन होता है साथियों, इसका जो आयतन परिवर्तन होता है इक्वल क्या होता है 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। इसका जो साथियों एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं एम मिक्सिंग जो होता है साथियों वह इक्वल होता है 0 के। इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है एम
मिक्सिंग नॉट इक्वल होता है जीरो का। ठीक है साथियों, ये आप लिख सकते हैं। इसमें आयतन परिवर्तन जो होता है साथियों क्या जीरो होता है, इसमें आयतन परिवर्तन जीरो नहीं होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और चौथा क्या लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन का जो साथियों जो कोणों में क्या है, कोणों में क्या समानता होती है, कोणों में समानता होती है। ठीक है साथियों, समानता होती है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इनके कोणों में असमानता होती है। कोणों में समानता नहीं होती, चाहे असमानता होती है, आप लिख सकते हैं समानता होती है। ठीक है साथियों, ये आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे लिखा है हमने आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है साथियों, वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एकदम लिख दीजिएगा आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दूसरा का, इसमें पहला का लिख सकते हैं, वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा का क्या लिख सकते हैं आप कि इसमें आयतन परिवर्तन तथा एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, इसमें आयतन परिवर्तन तथा एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है साथियों, आप लिख सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और तीसरा का आप क्या लिख सकते हैं, इसमें तीसरा का आप लिख सकते हैं कि इसके अवयवों की संरचना में समानता होती है। हमने जो बताया साथियों, इसके अवयवों के मतलब कोणों में क्या होती है, समानता होती है। इसके अवयवों की संरचना में समानता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि एन हेप्टेन प्लस में एन हेप्टेन साथियों, यह जो हमारे क्या आदर्श विलयन के उदाहरण। ठीक है, ये हमारे अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं, जो धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं और ऋणात्मक विचलन को दर्शाते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया और क्लास में आपको प्रश्न याद भी हो गया, मतलब को आंसर याद हो गया। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया हम सभी से, देखिए ध्यान से पढ़िए साथियों। प्रश्न है साथियों, लिखा गया है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है प्राथमिक सेल होता है क्या है। ठीक है साथियों, तो देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है उसे हम आपको बताते हैं काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। तो देखिए आपके घर में एक बैटरी लगी है, घड़ी की बैटरी जो होती है वो प्राथमिक सेल है। कैसे है, तो देखिए प्राथमिक सेल होता है साथियों, प्राथमिक सेल यानी बैटरी सेल मतलब क्या होता है साथियों, बैटरी। तो देखिए सेल जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं साथियों, जिसका उपयोग एक बार करेंगे साथियों, तो हमारा क्या होता है साथियों, प्राथमिक सेल होता है। इसमें साथियों इसमें जो साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह दोबारा नहीं होती, इसी कारण इसमें क्या होता है, इसका उपयोग एक बार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसका उपयोग केवल एक बार करेंगे वह हमारी प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है साथियों, इसमें एक और गुण होता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि आपकी घड़ी की जो बैटरी है उसको पुनः चार्ज करके लगा दें, तो नहीं। जैसे एवरीडे आता है ना आपके यहाँ, तो वो उसमें क्या साथियों एक बार लगाएं खत्म हो गया, उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। वही हमारा क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। द्वितीय सेल क्या होता है साथियों, तो जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की जो बैटरी होती है, आप रोजीना चार्ज करते हैं, रोजीना इंस्टाग्राम पर ख़त्म कर देते हैं बैटरी, नेट डाटा, और फिर का साथियों उसको चार्ज कर लेते हैं। उसी प्रकार समझ गए कि प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल, तो हमें प्राथमिक सेल की बताना है। ठीक है साथियों, तो वे सेल जिनका उपयोग केवल एक बार किया सकता है, इसे पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे कि आपको प्राथमिक सेल पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। जैसे शुष्क सेल, लेकोलैंस सेल जो है साथियों, इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। अब देखिए 6 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया। 6 नंबर देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न है साथियों कि फराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों और पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए इन्होंने प्रथम नियम फराडे का प्रथम नियम क्या होता है। देखिए साथियों, कोई भी साथियों इसमें मान के चलिए क्या विलयन है, तो मैंने विद्युत अपघट्य का विलयन है। इसमें साथियों इलेक्ट्रोड है, एक को क्या इलेक्ट्रोड, एगो को एनोड कहते हैं, एगो को मान चलिए एनोड होता है प्लस है, या कैथोड है तो क्या है माइनस है। ठीक है साथियों, माइनस है। जब इसमें हम साथियों धारा प्रवाहित करेंगे साथियों, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इसमें विद्युत अपघट्य समझते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है साथियों, जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना तो टूट जाता है। विद्युत अपघट्य मतलब इतना समझिए जो टूटता है, विद्युत अपघटन के विलयन में जो क्या टूटता है। ठीक है साथियों, जब इसमें धारा प्रवाहित किए तो ये क्या हो गया साथियों, ये टूट गया तो साथियों प्लस रहेगा, तो मतलब जो धनावेशित पदार्थ रहेगा वो एक कैथोड पर चल जाएगा, जो ऋणावेशित पदार्थ रहेगा साथियों
वह एनोड पर चल जाएगा। यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ पर जाकर एकत्रित हो जाएगा पदार्थ हुआ। ये जो पदार्थ में एकत्रित जो मात्रा हुई है साथियों, जो मात्रा हुई है पदार्थ की एकत्रित मात्रा, इसमें जो हम धारा प्रवाहित किए हैं, जो हम धारा इसके द्वारा प्रवाहित किए धारा वह इसके क्या होगी साथियों, समानुपाती हो गई। ठीक है, मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लेते हैं, जैसे एम समानुपाती आई। एम को हम क्या माने साथियों, एम हमारा पदार्थ की जो एकत्रित मात्रा है। ठीक है साथियों, पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की एकत्रित मात्रा है। ठीक है साथियों, पदार्थ की मात्रा। और आई क्या है साथियों, हमारा प्रवाहित धारा है। यही क्या है साथियों, फैराडे का प्रथम नियम है। समझ गए किस तरह से होता है साथियों। आपको केवल इतना ही लिख देना है कि साथियों विद्युत अपघटन की क्रिया में जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह समानुपाती होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को। वही क्या कहता है साथियों, फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड, चाहे वो साथियों कैथोड हो चाहे एनोड हो, ठीक है, कैथोड हो चाहे एनोड हो, पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एम समानुपाती आई। ठीक है साथियों, एम समानुपाती आई आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्या प्रश्न है, देखिए यहाँ पढ़िए ध्यान से। लिखा गया साथियों राउल्ट नियम लिखे, राउल्ट नियम लिखे। तो देखिए राउल्ट ने क्या बताया साथियों, तो राउल्ट ने बताया था कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है साथियों मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। यही किसने बनाया, राउल्ट जी ने बताया। ठीक है, इसके द्वारा सूत्र मिलता है पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट इक्वल क्या होता है साथियों, एन बटे में एन प्लस में बड़का एन। ठीक है साथियों, यही राउल्ट नियम के द्वारा क्या साथियों हमें सूत्र मिलता है, राउल्ट नियम के द्वारा सूत्र मिलता है, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन घुल्ले बोले तो साथियों विलय। ठीक है साथियों, घुल्ले बोले तो विलय। ठीक है, विलय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, राउल्ट नियम कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पी नोट क्या है साथियों, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है तो तनु विलयन का वाष्प दाब, और एन क्या है साथियों, तो एन हमारे घुल्ले के अणुओं की संख्या, और बड़का एन क्या है तो विलायक के अणुओं की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है। देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है और पूछ लिया जाता है एग्जाम में 2 अंक के लिए। ठीक है, प्रश्न साथियों कि प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, एक एक करके उदाहरण दे। ठीक है साथ, एक एक उदाहरण दे देना है। तो देखिए प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब आप समझते हैं, प्रबल मतलब क्या, प्रबल और दुर्लभ। तो देखिए प्रबल मतलब क्या होता है, तो जो मजबूत होता है, मजबूत। ठीक है साथियों, अब दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, कमजोर। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है साथियों, तो ट्रिक याद रखना है कि जो मजबूत चीज़ होता है तो क्या साथियों वो जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, कमज़ोर जो चीज़ होता है साथियों जल्दी टूट जाता है, तो कहीं बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन आपको याद रखना है उल्टा, आपको क्या याद रखना है साथियों, उल्टा। जो मजबूत जो चीज़ होता है वह क्या साथियों जल्दी टूटता है एवं पूर्ण रूप से टूटता है। क्या साथियों, जल्दी टूटता है, जल्दी टूटता है, और क्या पूरी तरह से टूटता है, पूरी तरह से टूटता है। ठीक है साथियों, और जो कमज़ोर जो चीज़ होता है साथियों वह जल्दी नहीं टूटता है एवं साथियों पूरी तरह से नहीं टूटता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो जो विद्युत अपघटन के विलयन में क्या साथियों जल्दी टूट जाता है। ठीक है साथियों, जल्दी टूट जाता है एवं पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से क्या वियोजित हो जाता है, आप कहेंगे। ठीक है, और दुर्लभ क्या होता है, तो जो जल्दी नहीं टूटता है एवं पूरी तरह से नहीं टूटता है, वही क्या कहलाता है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य को आपको समझ में आ रहा है, वैद्युत अपघट्य क्या जो टूटता है, समझिए इतना ही याद रखिए, जो टूटता है वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं साथियों यहाँ पर कि प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूरी तरह से टूट जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा NaCl, KCl, NCl, KNO3, इसके क्या साथियों प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है कि वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूरी तरह से टूटते नहीं हैं उसे दुर्लभ वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वही क्या साथियों दुर्लभ वैद्युत अपघट्य कहलाता है। समझ गए, जैसे CH3COOH, NH4OH, HCN,
ZnCl2 H3BO3। आपको क्या एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा साथियों, मैं इसमें आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि 8 नंबर प्रश्न भी आपको याद हो गया। तो चलिए हम 9 और 10 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 9 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रसरणी दाब को परिभाषित करें। प्रसरणी दाब को परिभाषित करें साथियों, ठीक है। प्रसरणी दाब को समझने से पहले हमें परासरण समझना पड़ेगा साथियों। परासरण, ठीक है, परासरण समझना पड़ेगा। परासरण क्या होता है, मान के चलिए साथियों ये क्या है, विलयन है, ठीक है, एक विलयन है। इस विलयन में साथियों क्या है साथियों, यहाँ पर क्या है साथियों, एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, ठीक है। अर्ध परागम्य क्या है साथियों, ये कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है। अर्ध परागम्य झिल्ली है साथियों। अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है, तो जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु पार होता है, ठीक है। विलायक के अणु पार होता है, ठीक है, अणु पार होते, वही क्या कहलाती है, हमारे अर्ध परागम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है साथियों। मान के चलिए इस तरफ क्या है, हमारा विलयन है, ठीक है साथियों। इस तरफ विलयन है, इस तरफ क्या है, विलायक है, ठीक है साथियों, विलायक है, ठीक है। यह जो विलायक होगा यह अर्ध परागम्य झिल्ली को पार कर विलयन की तरफ जाएगा, ठीक है साथियों, विलयन की तरफ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण, ठीक है, परासरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, परासरण। अब परासरण दाब क्या होता है, परासरण समझ गए। अब देखिए परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे साथियों, हम क्या करेंगे कि अब परासरण की क्रिया को रोकना चाहेंगे। परासरण की क्रिया को रोकने के, परासरण की क्रिया रोकने, ठीक है, रोकने के संबंध में मैंने रोकेंगे। तो रोकने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा साथियों, दाब लगाना। हम क्या करेंगे, इस विलयन पर क्या साथियों, दाब लगाएंगे। दाब लगाएंगे तो ये क्या टेलेगा इसको, और अर्ध परागम्य से झिल्ली से विलायक को आने नहीं देगा, विलायक को आने नहीं देगा, ठीक है साथियों, विलायक को आने नहीं देगा। तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। और यही तो हम चाहते हैं कि परासरण क्रिया न हो। और जो हम दाब लगाए हैं, जब परासरण क्रिया नहीं होगी साथियों, तो जो हम दाब लगाएंगे वही दाब क्या कहलाता है, हमारा परासरणी दाब कहलाता है, ठीक है, परासरणी दाब कहलाता है। परासरण दाब चाहे परासरणी दाब कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। मूल रूप से आपको इतना ही बात याद रखना है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं वही हमारा परासरणी दाब कहलाता है, ठीक है साथियों, समझ गए। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम दाब क्या साथियों, बाहरी से दाब लगा रहे हैं, ठीक है साथियों, बाहरी से हम ये इधर से दाब लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इससे क्या कहें, बाहरी दाब कहेंगे, ठीक है। उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है, वह दाब क्या साथियों, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्या प्रश्न है, यहाँ पर पढ़िए, और काफ़ी प्रश्न अच्छा है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे, ठीक है साथियों। रवादार ठोस क्या होता है, रवादार ठोस कह लीजिए चाहे साथियों, रवादार ठोस कह लीजिए चाहे क्रिस्टलीय ठोस कह लीजिए, एक बात बरोबर है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कह लीजिए, बात क्या है साथियों, बरोबर है, ठीक है। तो देखिए रवादार ठोस क्या होता है, तो देखिए जिस ठोस के साथियों निश्चित ज्यामितीय आकृति होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकृति होते हैं, ज्यामितीय। देखिए निश्चित ज्यामितीय आकृति कहने का अर्थ है इसके मान के चलिए कण इधर तरीके से क्या बहुत अच्छे तरह से सजे हुए, जोड़े हुए, और यह साथियों संरचना जो है, यह जो संरचना है लघु क्या है साथियों, दीर्घपरासी मतलब दीर्घपरासी है, ठीक है, दीर्घपरासी कहने का मतलब साथियों यह बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक ऐसी संरचना है। मतलब ये जो संरचना हम बनाए ये आप एनहू जाके देखेंगे तो इतने मिलेगा, एनहू जाके देखेंगे तो इतने मिलेगा, ऐसा के मिलेगा, एने जाके देखेंगे तो ऐसा के मिलेगा, यही कहलाते हैं हमारा दीर्घपरासी व्यवस्था। यह जो साथियों क्या बहुत दूर तक होता है, और इसी को क्या कहते हैं, जिस क्रिस्टल चाहे जिस ठोस में पाया जाएगा, जिस ठोस में यह गुण पाया जाएगा वह ठोस में क्या कहलाता है साथियों, रवादार ठोस कहलाता है, रवादार ठोस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि रवादार ठोस क्या होता है। यही रवादार ठोस जो साथियों हमारे 4 प्रकार के होता है, और जैसे एग्जांपल है आपको NaCl, KCl, NaCl लिख सकते हैं साथियों, NaCl लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं, हीरा लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक है साथियों, इतनी सारी बातें आप लिख सकते हैं इसके बारे में जो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए वे ठोस जिनकी आकृति निश्चित ज्यामितीय आकार की होती है तथा इनके कणों का व्यवस्था निश्चित होता है। हमने अभी बताया ना कि देखिए जहाँ पर इधर ऐसा लगेगा,
इधर जैसा लौकेगा उतना ही इधर भी लौकेगा, इतना भी इधर ही लौकेगा, वही क्या कहलाता है, व्यवस्था निश्चित होती है। रौदा ठोस कहलाता है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, आयोडीन, ये सब क्या है, इसके साथ उदाहरण है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो आज क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है साथियों। लाइक, कमेंट और शेयर दबा के कीजिए, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए साथियों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है साथियों।